ओके। तो बेसिकली अभी हम लोग डायनेमिक्स पार्ट शुरू करेंगे। याद करो, जब हम लोगों ने काइनेमेटिक्स शुरू किया था, तो आई टोल्ड दैट वी आर स्टडिंग मैकेनिक्स, अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज नोन एज मैकेनिक्स। रहाना बोल दो, बोला था ना। और उसमें मैंने बोला था कि दो पार्ट अपन लोगों को पढ़ना है, ठीक है। एक हम लोगों का होता होगा काइनेमेटिक्स, वन पार्ट विल बी द काइनेमेटिक्स, ठीक है। और एक होगा हमारा डायनेमिक्स। समझ में आ रहा है? अच्छा, काइनेमेटिक्स में मैंने क्या बोला था बेटा? काइनेमेटिक्स में क्या बोला था मैंने? इट इज द इफेक्ट ऑफ द मोशन, याद है? इट इज द इफेक्ट ऑफ द मोशन। जैसे कि हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉल को फेंका था, फिर स्ट्रेट लाइन मोशन हम लोगों ने देखा था कितना वेलोसिटी अचीव हो रहा है, कितना एक्सीलरेशन है, वगैरह वगैरह चीजें, कितना टाइम लग रहा होगा। समझ में आ रहा है? ओके। नाउ इन दिस डायनामिक पोर्शन वी विल स्टडी अबाउट द कॉज ऑफ दैट थिंग। समझ में आ रहा है कि बेटा अगर बॉल जा रहा है, गाड़ी चल रहा है, तो क्यों चल रहा है? समझ में आ रहा है? ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन में जब हम लोगों ने बॉल को ऐसे फेंका था, तो वो नीचे ही क्यों आ रहा है? कौन रेस्पॉन्सिबल है उसको नीचे लाने के लिए? ठीक है, एक बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है तो क्यों एक्सेलरेट हो रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो बेटा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इन काइनेमेटिक्स स्टडीड द मोशन ऑफ अ पार्टिकल विद एम्फेसिस ऑन, ये स्ट्रेट लाइन वगैरह हम लोगों ने पढ़ा, मोशन इन अ प्लेन पढ़ा। एंड जहां पे हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन लेके डील किया, समझ में आ रहा है ना? ये सब चीजों को लेके डील किया, ठीक है। अभी देखो हम लोग क्या करेंगे ना, इस चैप्टर में विल स्टडी अबाउट दी कॉज दैट इज प्रोड्यूसिंग द मोशन। अभी हम लोग कॉज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। समझ में आ रहा है? एंड यहाँ पे जो चीज हम लोग शुरू कर रहे हैं, दैट इज नोन एज डायनेमिक्स। बेटा समझ में आया? दैट इज नोन एज डायनेमिक्स। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? पक्का? नेक्स्ट। देखो बेटा, अभी डायनेमिक्स पढ़ने से पहले ऑब्वियस बात है कि मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इफ आई एम हैविंग अ ऑब्जेक्ट लाइक दिस। समझ में आ रहा है? और मैं अगर बोलूं कि ये ऑब्जेक्ट चलना चाहिए, दिस ऑब्जेक्ट मस्ट मूव। समझ में आया? ठीक से, ठीक है। तो अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट मूव करना चाहिए भाई, तो तुम बोलोगे सर देखिए इस पर एक फोर्स लगना चाहिए, है ना? मैं अगर इधर से इस पर फोर्स नहीं लगाऊंगा, तो ये ऑब्जेक्ट खड़ा का खड़ा रहेगा। अरे समझ में आ रहा है? तो बेसिकली जो भी डायनामिक्स होगा, यानी कॉज हम लोग देखेंगे, मोस्ट ऑफ द कॉज ऑफ मोशन आर क्या? एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्सेस, राइट? समझ में आ रहा है? एक बॉडी को मूव कराने के लिए जो चीज मुझे नेसेसरी होगा बेटा, वो क्या है? दैट इज नथिंग बट फोर्सेस ओनली, राइट? तो अभी देखो, फोर्स के बारे में हम लोगों को चर्चा करना है। समझ में आ रहा है? फोर्स, फोर्स का इफेक्ट्स क्या होता है। गॉट इट? तो सबसे पहले मुझे जो चर्चा करना होगा कि फोर्स क्या है, और फोर्स का क्या क्या इफेक्ट हमें दिखेगा। समझ में आ रहा है? अभी तुम बोलो मेरे को, व्हाट इज अ फोर्स? देखो मैंने यहाँ पे लिख के लाया था कि तुम्हारा टाइम जो डेफिनेशन में लिखने जाने में होता है, वो ना हो। आई विल सेंड यू द पीडीएफ आफ्टर दिस सेशन। समझ में आ रहा है? तो क्या बोल रहा है बेटा? फोर्स इज अ पुश और पुल। अच्छा, यहाँ पे पुल और पुश लिखा हुआ है। which changes or tends to change the state of rest or uniform motion or direction of motion of any object। बेटा बहुत ही सिंपल है। क्या है कि फोर्स एक ऐसा क्वांटिटी है जो कि मान लो अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, जैसे कि मान लो अगर मैं बोलता हूँ कि ये वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, तो वो क्या कर सकता है? इसको मोशन में ला सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। दूसरा बेटा, दूसरा और एक बात, अगर मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, इफ आई वाज हैविंग एन ऑब्जेक्ट, इफ आई वाज हैविंग एन ऑब्जेक्ट, और मान लो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है मेरा, इट वाज ऑलरेडी मूविंग विद सम कांस्टेंट, ओके, इट वाज मूविंग विद सम v कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? तो इसका वेलोसिटी को चेंज करने के लिए, याद करो, वेलोसिटी को चेंज करने के लिए मुझे क्या चाहिए होता था? बोलो यार। इफ आई वांट टू चेंज दिस वेलोसिटी, मुझे क्या करना होता था बेटा? एक्सीलरेशन। यानी बेटा एक्सीलरेशन चाहिए होता था मुझे, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करता है पता है? दिस एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस क्वांटिटी कॉल्ड फोर्स। समझ में आ रहा है? यानी अगर मैं, एक ऑब्जेक्ट है जो कि कांस्टेंट रफ्तार से भाग रहा है, अगर मैं उस पर फोर्स लगा दूंगा, तो उसका स्पीड मान लो चेंज हो सकता है। समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर मैं इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन मैंने फोर्स लगाया ऐसा, तो क्या होगा बेटा? अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, तो अभी ये 15 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू कर देगा। बहुत ही क्लियर है ना? एज सिंपल एज दैट। अगर ये, अगर मान लो मैंने ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मैंने ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन मैंने फोर्स लगाया, तो मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, अभी ये कितना मीटर पर सेकंड से चलना शुरू कर देगा बेटा?
10 से कुछ कम, मान लो 5। समझ में आ रहा है? यानी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर 10 मीटर से चल रहा था वो 15 हो जाता। मान लो मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया तो उसका स्पीड घट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बेटा रेस्ट का ऑब्जेक्ट को चला सकता है, जो चल रहा है उसका स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज कर सकता है। समझ में आ रहा है? और डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। जैसे कि मान लो मैं अगर बोलूं, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कि मान लो एक ऑब्जेक्ट मान लो इधर आ रहा था ऐसा। समझ में आ रहा है? ये फुटबॉल मानो, ये फुटबॉल है, ये इधर आ रहा था। अभी मान लो मैंने एक फोर्स यहाँ पे लगाया, इतना जोर से लगाया ताकि ये बॉल, अभी क्या हुआ ना, अभी ये बॉल इधर चलना शुरू कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन दिस केस क्या हो रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो। इन दिस केस द डायरेक्शन इज चेंजिंग, राइट? समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या बोला, फोर्स का बेसिक डेफिनेशन क्या है कि इट इज अ नथिंग बट अ क्वांटिटी दैट विल चेंज और टेंड्स टू चेंज। अरे बेटा चेंज कर भी सकता है, नहीं भी चेंज कर सकता, राइट? जैसे कि मान लो अगर तुम एक घर का दीवार को पुश करोगे तो इट इज नॉट नेसेसरी कि दीवार मूव करे, तुमको उसका कोई स्टेट पे चेंज नहीं लगेगा, यू विल नॉट सी एनीथिंग। बट बेटा ऐसा है क्या कि तुमको फोर्स नहीं लगा रहे हो तुम, नॉट नेसेसरली, राइट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या करेगा, चेंज कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, लेकिन वो कोशिश जरूर करेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? अभी क्या क्या नॉर्मल इफेक्ट्स तुमको दिखने वाला होगा फोर्स में। देखो जैसे कि मैंने बोला इट में चेंज ओनली द स्पीड। अरे बेटा केवल स्पीड को चेंज कर सकता है। समझ में आ रहा है? जैसे कि एक बॉल 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, मैंने फोर्स लगाया, क्या हो गया, 20 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू कर दिया। इट में चेंज ओनली द स्पीड। समझ में आ रहा है? इट में चेंज ओनली द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अरे बेटा 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा था, मैंने फोर्स लगाया, इधर जाने लगा 10 मीटर पर सेकंड से। समझ में आ रहा है? सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ, स्पीड में कोई चेंज नहीं हुआ। मे चेंज बोथ द स्पीड एंड डायरेक्शन। हाँ बेटा क्वाइट ऑब्वियस, इधर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, मैंने फोर्स लगाया, ये इधर जाने लगा 15 मीटर पर सेकंड से। समझ में आ रहा है? तो इन दैट केस क्या हुआ, इसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया और स्पीड भी चेंज हो गया। समझ में आ रहा है? एंड इट मे चेंज द साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी। इसका मतलब क्या है बेटा कि मान लो तुमने आटा देखा है, आटा, हैव यू सीन फ्लोर? हाँ, तो मान लो फ्लोर एक बॉडी है और तुम क्या कर रहे हो ना, फ्लोर पे अगर तुम फोर्स लगाओगे, यानी आटा पे अगर तुम फोर्स लगाओ तो उसका शेप चेंज हो जाता है, राइट? शेप एंड साइज। तो ऐसा हो सकता है क्या, मान लो मेरे पास एक डिफॉर्मेबल बॉडी है, डिफॉर्मेबल मतलब उसका शेप चेंज हो सकता है। तो मैंने इधर से फोर्स लगाया होगा कुछ, मैंने इधर से कोई फोर्स लगाया होगा और मैंने देखा यार फोर्स लगाने के बाद मेरा बॉडी कुछ ऐसा हो गया। समझ में आ रहा है? ऐसा हो गया मेरा बॉडी। तो क्या हुआ, उसका शेप चेंज हो गया, ऐसा साइज भी चेंज हो सकता है। मैंने ऊपर से भी एक फोर्स अगर ऐसा लगा दिया तो ये पिचक सा जाएगा। समझ में आ रहा है? सो दीज आर दी इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। मतलब हम लोग ये इफेक्ट्स देख सकते हैं, नॉट नेसेसरीली कि हम लोग इफेक्ट हमेशा देखें। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया कि तुम एक दीवार पे फोर्स लगाओगे तो वो दीवार मूव करेगा क्या, नहीं करेगा, राइट? समझ में आ रहा है? तो वो टेंड करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दीज आर दी इफेक्ट्स दैट यू कैन सी। तुमको ऐसा इफेक्ट्स दिख सकता है। बोलो, एम आई क्लियर? एम आई क्लियर बेटा? वेरी क्लियर ना? समझ में आ गया? अभी देखो बेटा, न्यूटन ने बेसिकली लॉज ऑफ मोशन में 3 लॉज दिया था, लाइक, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा हिस्ट्री का बात करते हैं बेटा। सबसे पहले गैलीलियो साहब ने दिया था हम लोग को, ठीक है? गैलीलियो ने ये जो फर्स्ट लॉ है, जो लॉ ऑफ इनर्शिया होता है, होप यू नो दिस थिंग, राइट? कि लॉ ऑफ इनर्शिया वाज प्रपोज्ड बाय गैलीलियो, है ना? ठीक है। तो बेटा इसलिए न्यूटन ने उसको थोड़ा मॉडिफाई किया था, तो इसलिए उसको बोला जाता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या मैं क्लियर हूँ? क्या मैं क्लियर हूँ? बेसिकली न्यूटन का 3 लॉ गवर्न करता है तुम्हारा आगे आने वाले हर एक चैप्टर। ठीक है? तो ये 3 चैप्टर तुम्हारा जितना स्ट्रांग होगा, सॉरी, ये चैप्टर तुम्हारा जितना स्ट्रांग होगा उतना आगे वाले चैप्टर्स में तुम्हारा ये एक फाउंडेशन जैसा काम करेगा। समझ में आ रहा है? दिस विल बी द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द अपकमिंग चैप्टर्स। एम आई क्लियर? ओके। तो न्यूटन का 3 लॉ होता है बेसिकली, देयर आर 3 लॉज दैट वी विल स्टडी हियर। सबसे पहला लॉ हम लोग बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया। समझ में आ रहा है? ये इनर्शिया क्या होता है, कैसा होता है, ये समझते हैं थोड़ा देर में। ठीक है, पहले समझो कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता था। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया ऐसा कहता था कि अ बॉडी एट रेस्ट will continue to be at rest and a body at uniform motion will continue to be in its state of uniform motion until and unless it is acted by some external unbalanced force। समझ में आया?
इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट पे है तो वो क्या कोशिश करेगा, वो यही कोशिश करेगा कि वो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट को ही कंटिन्यू करे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो वो यही कोशिश करेगा कि वो यूनिफॉर्म मोशन में ही चलता रहे जिंदगी भर। कब तक? जब तक उसको कोई फोर्स से हम लोग रोकेंगे नहीं, या फिर रेस्ट वाला जो बॉडी है उसको चलाएंगे नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वही कह रहा है, देखो बेटा, कि अ बॉडी कंटिन्यूज टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, या तो रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन, और ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन भी। समझ में आ रहा है? until and unless some external unbalanced force acts on it। समझ में आया? बहुत ही सिंपल है। अच्छा, अनबैलेंस्ड फोर्स क्यों बोला मैंने, थोड़ा देर बाद हम लोग चर्चा करते हैं। क्लियर है बेटा? थोड़ा देर बाद हम लोग चर्चा करते हैं। गॉट इट? ठीक है। अभी देखो इनर्शिया क्या होता है, यहाँ पे देखो इनर्शिया के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इनर्शिया क्या होता है, ठीक है? सो इनर्शिया इज नथिंग बट द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट। समझ में आ रहा है? अरे क्लियर है? इनर्शिया क्या होता है ना बेटा, इनर्शिया इज दिस प्रॉपर्टी, तुम ऐसा समझो ये एक बॉडी का प्रॉपर्टी है जो चेंज को रेजिस्ट करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब अगर वो रेस्ट पे है तो ये मान लो एक आलसी आदमी है जो कि लेटा हुआ है, तो लेटा हुआ ही मतलब चाहेगा कि वो जिंदगी भर लेटा हुआ रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इट इज लाइक दैट थिंग कि जो भी अपना स्टेट का चेंज में रेजिस्ट करता है, बॉडी का वह प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इनर्शिया। क्लियर है? क्लियर है? ओके। सो बेटा अभी देखो एक कॉमन सा क्वेश्चन मैं तुमसे पूछना चाहूंगा। तुम बोलोगे सर देखिए हम लोगों ने नॉर्मल लाइफ में, आम जिंदगी में हम लोगों ने देखा है कि अगर ये मेरा एक ब्लॉक था, इफ दिस वाज माय ब्लॉक, और मान लो सर ये एक ग्राउंड में मूव कर रहा था विद 10 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है? तो सर कुछ देर बाद हम लोग ऐसा नोटिस किया है सर, पता नहीं आपने किए हो कि नहीं किए हो, लेकिन मैंने तो नोटिस किया है सर कि कुछ देर बाद ये रुक जाता है, राइट? तो सर अभी आपने बोला कि कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स होना चाहिए ताकि ये रुक जाए। तो सर ये अपना स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कैसे किया? देखो बेटा आइडियलिस्टिक सिनेरियो में क्या होता है, जब तुम एक बॉल को रोल कराते हो ग्राउंड में, तो ये ग्राउंड ऑफर सम रेजिस्टिव फोर्स, दिस ग्राउंड विल ऑफर सम रेजिस्टिव फोर्स। समझ में आ रहा है क्या होता है? इसको सब हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। क्लियर है? रेजिस्टिव फोर्स। और रेजिस्टिव फोर्स क्या करता है ना, एक ऐसा फोर्स होता है जो कि पीछे की ओर लगता है, राइट? जिस तरफ में मोशन हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। समझ में आया? तो दिस विल बी द रेजिस्टिव फोर्सेस दैट विल टेक प्लेस हियर। समझ में आ रहा है? तो ये क्या करता है, रेजिस्टिव फोर्स लग जाता है तो ऑब्वियस बात है कि मेरा जो बॉल है वो कुछ देर बाद रुक जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और देखो बेटा यूनिफॉर्म मोशन बोला है ना मैंने, यानी या तो ये रेस्ट पे रहेगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन, यानी यूनिफॉर्म मोशन मतलब v इज इक्वल टू कांस्टेंट पे रहेगा। समझ में आ रहा है? यानी ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सीलरेशन अगर आ रहा है एक बॉडी पे तो गारंटी है इस बात की कि देयर विल बी सम फोर्स। समझ में आ रहा है? अगर एक बॉडी के पास एक्सीलरेशन है तो इस बात की तो गारंटी है कि उसके पास फोर्स लग रहा होगा कहीं ना कहीं से। क्लियर है? ओके। अभी हम लोग आते हैं इनर्शिया पे। नेक्स्ट हमारा जो चर्चा होने वाला है दैट इज इनर्शिया एंड टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो यही पे मैं इनर्शिया को तुम्हारे सामने रख देता हूँ कि इनर्शिया क्या होता है। मैंने अभी इनर्शिया के बारे में बोला, इट इज नथिंग बट द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट। समझ में आ रहा है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट, ठीक लिखा ना स्पेलिंग, टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स इन इट्स स्टेट। समझ में आ रहा है बेटा? यानी अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहेगा, तो ये प्रॉपर्टी हम लोग बोलेंगे इनर्शिया। एक बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो वो चाहेगा कि वो यूनिफॉर्म मोशन में ही चलता रहे। समझ में आ रहा है? और एक बॉडी अगर मान लो ऐसे जा रहा है, वो ट्राई करेगा कि वो सीधा ही चलता रहे जिंदगी भर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही है द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। इनर्शिया इज नथिंग बट द टेंडेंसी, और इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। समझ में आ रहा है? तुम टेंडेंसी बोलो, और या फिर तुम यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हो कि इनर्शिया इज नथिंग बट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। समझ में आ रहा है? ये एक बॉडी का इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। समझ में आ रहा है? डिफरेंट डिफरेंट बॉडी का डिफरेंट डिफरेंट इनर्शिया होगा। एम आई क्लियर? इट इज द प्रॉपर्टी और टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट। स्टेट किसमें बेटा? स्टेट ऑफ मोशन। समझ में आ रहा है? यानी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही चलेगा। तो स्टेट किसमें चेंज बेटा? स्टेट ऑफ
मोशन। क्लियर है बेटा? दीज आर दी वेरी बेसिक थिंग्स। समझ में आ रहा है? हाँ, पक्का? अभी देखो बेटा, इनर्शिया बेसिकली हम लोग थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया को पढ़ते हैं यहाँ पे, है ना? सबसे पहला टाइप होता है हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। समझ में आ रहा है? दूसरा होता है बेटा इनर्शिया ऑफ मोशन। समझ में आ रहा है? और तीसरा होता है बेटा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। समझ में आ गया बेटा? बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया को हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होता है हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन, और एक होता है हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अभी देखो नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब क्या है बेटा? इनर्शिया मतलब टेंडेंसी, ऑफ रेस्ट मतलब टेंडेंसी टू बी एट रेस्ट। क्लियर है बेटा? क्लियर है? इनर्शिया मतलब टेंडेंसी, ऑफ मोशन यानी यूनिफॉर्म मोशन में रहने वाला टेंडेंसी। समझ में आ रहा है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन यानी एक डायरेक्शन में चल रहा है तो उसी डायरेक्शन को फॉलो करना, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक एग्जांपल देखो, बहुत ही फेमस एग्जांपल है कि एक ग्लास लेते थे हम लोग, याद है वो बुक्स वगैरह में तुम बचपन में पढ़ा था, राइट? है ना? यहाँ पे एक ऐसे कार्डबोर्ड का शीट रखते थे, है ना? ठीक है? और यहाँ पे क्या करते थे बेटा, यहाँ पे हम लोग एक कॉइन को प्लेस करते थे। समझ में आ रहा है? और जैसे ही झट से हम लोग ऐसे मारते थे इस पर, इधर से बहुत जोर से झट से मारते थे, तो ये क्या होता था, ये कार्डबोर्ड जो है ये भाग जाता था, याद है? और ये कॉइन क्या होता था, ये कार्डबोर्ड ऐसे भाग जाएगा, मानो कार्डबोर्ड ऐसे भाग जाएगा, और ये जो कॉइन है वो कॉइन यहाँ गिर जाएगा। समझ में आया? तो बेटा ऑब्वियस बात है कि कार्डबोर्ड के साथ वो कॉइन नहीं भागा, कॉइन ने क्या शो किया, अपना टेंडेंसी कि वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है। क्लियर है बेटा? कॉइन ने यही शो कराया ना कि वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है। क्लियर है? अच्छा, इसका एक और चीज हम लोगों ने देखा है, जब हम लोग बस वगैरह में बैठते हैं और बस चलना शुरू करते हैं तो हम लोग को पीछे की ओर एक जर्क लगता है ना? हाँ, ऐसा क्यों लगता है ये भी थोड़ा मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। ये मान लो एक सीट है ना? दिस इज द सीट, और यहाँ पे मान लो कोई बैठा हुआ है ऐसे। ठीक है, समझ में आया? अभी बस का फ्लोर ऐसा रहता है ना, और फ्लोर का कांटेक्ट में तुम्हारा पैर रहता है। एम आई क्लियर? बोलो। अभी जैसे ही बस चलना शुरू करेगा तो ऑब्वियस बात है मेरा जो लोअर मोस्ट पॉइंट है बॉडी का वो चलना शुरू कर देगा। समझ में आ रहा है बस के साथ? क्लियर है? लेकिन मेरा अपर सरफेस ऑफ द बॉडी, जो कि अभी बस का ग्राउंड का सरफेस कांटेक्ट में नहीं है, यानी बस ऐसे चलेगा तो पैर ऐसा है, पैर बस के साथ आगे बढ़ जाएगा, लेकिन मेरा अपर सरफेस ऑफ द बॉडी वो एक टेंडेंसी शो करेगा रेस्ट पे रहने का। क्लियर है? तो वो रुका हुआ रह जाएगा, पैर आगे खिंच जाएगा, तो सोचो हम लोग को बैकवर्ड फील नहीं होगा क्या? ओके। इनर्शिया ऑफ मोशन भी ऐसा ही है। देखो मान लो अगर एक बस अभी चल रहा है और अचानक से ब्रेक लगता है तो हम लोग सामने की ओर आ जाते हैं ना? याद है कि अचानक से ब्रेक लगता है तो हम लोग सामने की ओर आ जाते हैं, यानी ये वाला सिनेरियो मैं ऐसे समझा सकता हूँ। देखो कि यहाँ पे हम लोग आराम से बैठे हुए थे, कहीं तो जा रहे थे, है ना? ये बस का ऐसा सरफेस था, ठीक है? ये बस का ऐसा सरफेस था, अभी बस चल रहा था, राइट? अभी बस चल रहा था, सडनली ब्रेक सप्लाई हुआ, सडनली ब्रेक सप्लाई हुआ। समझ में? ब्रेक सप्लाई होने से क्या हुआ, द थिंग दैट हैपेंड इज कि मेरा जो लोअर मोस्ट पॉइंट है वो रेस्ट पे आ गया। समझ में आ रहा है? वो रेस्ट पे आ गया, और मेरा अपर बॉडी जो है, अपर बॉडी जो है वो टेंडेंसी शो किया सामने जाने का। समझ में आ रहा है? तो जो पैर रेस्ट पे रह गया और अपर बॉडी टेंडेंसी किया आगे जाने का, तो क्या आगे की ओर झटका लग जाएगा? क्लियर है? तो दिस वाज इनर्शिया ऑफ मोशन। अच्छा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है कि बेटा, जब एक वो बस ड्राइवर जब बहुत जोर से ऐसा टर्न मारता है तो हम लोग बाहर ऐसे जाता है ना? समझ में आ रहा है? तो डायरेक्शन को चेंज कर तो हमारा बॉडी रेजिस्ट करता है डायरेक्शन का चेंज में। आई होप दिस थिंग्स आर वेरी क्लियर। बेसिक से एकदम बता रहा हूँ बेटा, है ना? आज का लेक्चर विल बी वेरी बेसिक। ठीक है, स्किप कर दूं क्या बेसिक्स पूरा? ये भी ठीक है? हाँ, मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा एकदम बेसिक से मैं यही मान के तुमको पढ़ा रहा हूँ कि तुमको कुछ नहीं आता। समझ में आ रहा है? ओके, गॉट इट। मैं यही मतलब मैं अपने तरफ से यही मैं एक्सपेक्ट, देखो आई नो यू नो थिंग्स, राइट? आई नो दैट थिंग, तुमको चीजें पता है, लेकिन मैं ये मान ले रहा हूँ कि तुमको इतना स्ट्रांग बनाऊंगा फिजिक्स में, ठीक है, कि चलो यार कुछ नहीं आता तुम्हें, एकदम स्क्रैच से पढ़ाते हैं, मतलब जीरो टू हीरो लेवल। समझ में आ रहा है? ओके। अभी देखो काइनेमेटिक्स तक चीजें इजी था, मतलब वहां पे कुछ ज्यादा मेरा रोल नहीं था, वहां पे तो बेटा तीन चार फॉर्मूलाज ही है, राइट? एंड आफ्टर दैट यू नीड टू जस्ट डू थिंग्स, राइट? यहाँ पे तुम्हारा थिंकिंग स्किल्स को मुझे एनहांस कराना होगा। क्लियर है? ओके, तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया समझ में आ गया, लॉ समझ में आ गया, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, या फिर
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अभी देखो बेटा यहाँ पे इनर्शिया के बारे में एक बहुत ही अच्छा चीज बोला है। देखो क्या बोला है, पहले वो समझने का कोशिश करते, बोला इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट एवरी ऑब्जेक्ट रेजिस्ट एनी एफर्ट टू चेंज इट्स वेलोसिटी बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? यानी ऑब्वियस बात है हर एक बॉडी रेजिस्ट करता है अपना चेंज ऑफ मोशन को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? The property of expressing this degree of unsuspectability of a body to any change in its velocity is called property of inertia। यही inertia होता है जो रेजिस्ट कर रहा है ना एक बॉडी। समझ में आ रहा है? एक बॉडी जो रेजिस्ट कर रहा है अपना चेंज इन स्टेट को, वही प्रॉपर्टी होता है इनर्शिया। समझ में आ रहा है? अभी देखो मैंने जैसे बोला कि ये एक बॉडी का प्रॉपर्टी होता है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। एम आई क्लियर विद दिस थिंग? अगर ये एक बॉडी का प्रॉपर्टी है बेटा, तो ऑब्वियस बात है डिफरेंट बॉडीज विल रिवील दिस प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डिग्रीज। मतलब अलग अलग बॉडी का अलग अलग इनर्शिया होगा। क्या ये बात क्लियर है? और बेटा ये इनर्शिया का जो आइडिया मिलता है ना, दैट इज गिवन बाय द मास ऑफ द बॉडी। समझ में आ रहा है? यानी ऐसा मान के चलो कि जो बॉडी के पास ज्यादा मास है उसके पास ज्यादा इनर्शिया होगा, और जिस बॉडी के पास कम मास है उसके पास कम इनर्शिया होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वही बोला गया है कि बॉडी पोजेसिंग अ ग्रेटर मास हैज मोर इनर्शिया। That is, if equal forces are applied on two different bodies, the body with the greater mass possesses smaller acceleration। समझ में आ रहा है बेटा? बहुत ही सिंपल सा बात बोला है, कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। मान लो ये मेरा दो बॉडीज है, क्लियर है? दीज आर माई टू बॉडीज। ठीक है, अभी क्या माना, एक बॉडी का मास है मान लो, एक बॉडी का मास है मान लो 10 kg, क्लियर है? और एक का बॉडी है मान लो 20 kg, क्लियर है बेटा? हाँ, मैंने मान लो इस पर एक फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, ठीक है, और इस पे एक फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। समझ में आ रहा है? तो ऑब्वियस बात है दोनों के पास कोई एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्लियर है? इसके पास मान लो एक एक्सेलरेशन ए वन आया, इसके पास ए टू आया, तो जिसके पास ज्यादा मास है उसका एक्सेलरेशन कम होगा, यानी ए टू विल बी लेस देन ए वन। समझ में आ रहा है? क्योंकि बेटा जिसका मास ज्यादा है वो तो ज्यादा रेजिस्टेंस शो करेगा ना अपना स्टेट चेंज होने में। समझ में आ रहा है? अच्छा, देखो बेटा अभी ये सब बकवास मैंने नहीं कह रहा है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है, उसका सीजीएस वैल्यू होता है डाइन, ठीक है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 डाइन। ये सब मैंने नहीं बोला, ठीक है? आई होप यू नो दीज थिंग्स, राइट? समझ में आ रहा है? बहुत ही बेसिक सा चीज है, मुझे और अच्छा अच्छा बात कराना है। क्लियर है बेटा? एकदम क्लियर है, पूरा क्लियर है? गॉट इट? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ना। ओके, अभी देखो बेटा एक क्वांटिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मोमेंटम। ठीक है, अभी मोमेंटम क्या होता है पहले समझो। मोमेंटम इज नथिंग बट द क्वांटिटी ऑफ मोशन अ बॉडी इज कैरिंग, द अमाउंट ऑफ मोशन समझो। इट इज नथिंग बट द अमाउंट, या फिर तुम देखो इसको अगर अच्छे से लिखना चाहते हो ना यार, तो आई कैन राइट इट कि इट गिव्स अस एन आइडिया, इट गिव्स अस एन आइडिया दैट हाउ मच मोशन a body is carrying with it। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यानी मोमेंटम मुझे क्या आइडिया देता है कि एक बॉडी के पास कितना अमाउंट ऑफ मोशन है, क्लियर है? वो कितना मोशन अपने साथ लेके जा रहा है, क्लियर है बेटा? क्लियर है? यानी ये क्वांटिटी ऑफ मोशन के बारे में मुझे एक आइडिया देता है। मतलब ये मुझे क्या आइडिया देता है? क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ मोशन। एम आई क्लियर बेटा? एम आई क्लियर? यानी मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, ये मुझे क्या आइडिया देगा कि इस बॉडी के पास ज्यादा मोशन है, क्लियर है? अभी देखो एक एग्जांपल समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं ना। ये एक बॉडी है मेरे पास, ये एक ऑब्जेक्ट है, समझ में आ रहा है? अभी मान लो ये एक 10 kg का ब्लॉक है, कितना केजी का बेटा? 10 kg का, और ये एक 20 kg का ब्लॉक है, गॉट इट? ये मान लो इधर आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और ये भी मान लो इधर आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। अभी मान लो मेरा कोई स्टूडेंट ने होमवर्क नहीं किया और मैंने बोला यार तेरे को मैं एक कोई भी एक गाड़ी के सामने फेंक दूंगा, डिसीजन तेरा होगा, डिसीजन तेरा होगा, ठीक है? इट विल बी योर सोल डिसीजन कि तुम किस गाड़ी के सामने जाना चाहोगे, ठीक है? तो तुम मुझे बोलो तुम किस गाड़ी के सामने जाना चाहोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
कौन से गाड़ी के सामने खड़ा होना पसंद करोगे बोलो? 10 kg वाला तुम बोलोगे सर यहाँ पे खड़ा होना पसंद करूंगा, राइट? इतना आइडिया तो तुम लोगों को है ही, राइट? यू हैव दीज काइंड ऑफ आइडियाज, समझ में आ रहा है? ओके, अभी देखो यहीं पे लगे हाथों एक और चीज डिस्कस करते हैं ना, एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या हुआ? हाँ तो बेटा जो मैंने बोल रहा था, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली, जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था, ठीक है? तो जैसे कि मैंने तुमको दो एग्जांपल दिया था, एक मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है एंड दिस इज अनदर ऑब्जेक्ट, राइट? समझ में आ रहा है? अभी एक ये 10 kg का था और ये 20 kg का था, राइट? है ना? अभी मान लो ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, राइट? तो अभी तुमको मैंने ऑप्शन दिया यार, तुमने होमवर्क नहीं किया, तुम किसके सामने जाके खड़ा होना चाहोगे? तुम बोलोगे सर देखिए, वेरी सिंपल थिंग, राइट? आई वांट टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ दिस थिंग, राइट? समझ में आ रहा है? इतना आइडिया सबको हो जाता है, क्लियर है? अच्छा अभी मान लो मैं बोला कि चलो यार ठीक है, तुम लोग बहुत शातिर बन गए, अभी थोड़ा सा सिनेरियो को चेंज करते हैं, राइट? अभी मान लो एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और ये इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, समझ में आ रहा है? अभी इसका मास मैंने बोला 5 kg है और इसका मास मैंने बोला 5 kg अगेन है, समझ में आ रहा है? अभी मेरे को बोलो कि तुम किसके सामने जाके खड़ा होना चाहोगे, राइट? इन विच ब्लॉक, किस ब्लॉक के सामने तुम खड़ा होना चाहोगे बोलो बेटा? 10 मीटर पर सेकंड वाला, राइट? ये वाला, राइट? है ना? समझ में आ रहा है? Okay. अभी देखो मैंने बोला यार ठीक है, ये लोग तो बहुत टैलेंटेड बन गया है, ठीक है, लाइक बहुत शातिर बन गए हो तुम लोग, तो मैंने क्या किया, मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, इधर जा रहा है, ये मान लो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है? और इसका मास है 5 kg, समझ में आया? और एक 10 kg वाला ब्लॉक है, वो इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, समझ में आ रहा है? अभी बोलो किसके सामने जाके खड़ा होना चाहोगे? तुम बोलोगे सर देखिए बात एक ही है, राइट? मैं किसी के सामने खड़ा हो जाऊँ, है ना? समझ में आ रहा है? तो देखो बेटा, ये जो चीज तुमको आइडिया दे रहा था ना कि किसका पास ज्यादा अमाउंट ऑफ मोशन था, यही आइडिया तो तुम्हें मिल रहा था तब से, क्लियर है? अरे तब से यही आइडिया मिल रहा था ना तुम्हें कि किसके पास ज्यादा मोशन है, किसके पास ज्यादा अमाउंट ऑफ मोशन है, समझ में आ रहा है? तो दिस अमाउंट ऑफ मोशन इज नथिंग बट नोन एज, दिस इज नोन एज मोमेंटम, समझ में आ रहा है? दिस अमाउंट ऑफ मोशन, दिस अमाउंट ऑफ मोशन, ठीक है, अमाउंट नोन एज मोमेंटम, क्लियर है बेटा? अभी देखो तुमको दिख के लग ही रहा होगा कि ये जो मोमेंटम है, ये जो मोमेंटम है ना, अच्छा मैं नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ इसके बारे में, है ना? ये जो मोमेंटम है इसे हम लोग पी से डिनोट करते हैं, राइट? दिस मोमेंटम इज डिनोटेड बाय पी, क्लियर है? एंड मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बोलो ये बात समझ में आ रहा है? अरे ये सब मुझे पता है कि तुमको पता है, राइट? दीज आर, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ऑब्वियस बात है मुझे यहाँ पे एक टोपी पहनाना होगा, राइट? पी वेक्टर, समझ में आ रहा है? और मोमेंटम को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? हाउ डू वी डिफाइन मोमेंटम? मोमेंटम पी वेक्टर इज गिवन बाय एम इनटू वी वेक्टर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी अगर मैं बोलूँ कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड, तुम बोले सर देखिए बहुत ही सिंपल है, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा एम वी, राइट? दिस विल बी द मैग्नीट्यूड, समझ में आ रहा है? और इसका जो डायरेक्शन होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा, समझ में आ रहा है? इसका जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी अलोंग वी, समझ में आ रहा है? यानी जिस डायरेक्शन में वी रहेगा उसी डायरेक्शन में मेरा ये मोमेंटम रहेगा, समझ में आ रहा है? मेन मुद्दा क्या निकल के आता है बेटा, ये मोमेंटम का एक्सप्रेशन कैसे, तो मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ऐसा, ठीक है? इसका मास मान लो, अभी कुछ मैं जनरलाइज मास एम लेता हूँ और मान लो ये इधर जा रहा है वी रफ्तार से, ये इधर जा रहा है वी रफ्तार से, क्लियर है बेटा? तो माय क्लियर ऑब्जर्वेशन इज कि देखो भाई मेरा मास वी वेलोसिटी से राइट की ओर जा रहा है, तो इसके पास जो मोमेंटम आएगा दैट विल बी एम इनटू वी वेक्टर, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? दिस इज द बेसिक थिंग दैट यू नीड टू
रिमेंबर। अच्छा, अगर तुमको कोई बोले कि सर मुझे इसका एसआई यूनिट बोलो, तो एसआई यूनिट लिखना मेरे लिए कोई बड़ा बात थोड़ी है। व्हाट विल बी द एसआई यूनिट, बोलो। हाँ, बस बस, या मास की जगह क्या होगा, केजी, और वेलोसिटी की जगह मीटर पर सेकंड। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि मोमेंटम का डायमेंशन बताओ, तुम बोलोगे सर देखिए, केजी मतलब मास, मीटर मतलब लेंथ, एम एल टी टू द पावर माइनस। क्लियर है? दिस विल बी द डायमेंशन। आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट नहीं है, राइट? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अभी देखो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे हम लोग। फर्स्ट लॉ हम लोगों ने पढ़ा ना, वहां पे इनर्शिया के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी देखो, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमको मोमेंटम का इंट्रोडक्शन इसीलिए देना पड़ा बिकॉज न्यूटन ने कहीं ना कहीं ये मोमेंटम का चेंज लेके ही ये वाला सेकंड लॉ का अपना स्टेटमेंट दिया था। समझ में आ रहा है? तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum, rate of change of momentum is directly proportional, is directly proportional to the applied force। समझ में आया? समझ में आ गया? तो इसने क्या बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड फोर्स। जो चीज यहाँ पे ध्यान देने वाला है, दैट इज कि बेटा उसने रेट ऑफ चेंज के बारे में बात किया, राइट? उसको मोमेंटम लेके ज्यादा दिक्कत नहीं है। वो ये कह रहा है कि एक मोमेंटम का जो चेंज होगा, द चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। और मैंने बोला यार थोड़ा सा सोच के देखो, क्या ये बहुत ऑब्वियस सा बात नहीं है? मेरा एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था, मान लो 10 मीटर पर सेकंड, मैंने उसका मोमेंटम में चेंज लाया, यानी मान लो 10 मीटर पर सेकंड से उसका मास को तो मैं चेंज नहीं कर सकता, मैंने उसको 20 मीटर पर सेकंड किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऑब्वियस बात है, मुझे कोई फोर्स लगाया ना होगा। अरे समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये क्वाइट ऑब्वियस सा बात है, राइट? इसने बोला कि भाई देखो, न्यूटन ने ये बात बोला कि भाई देखो, दी force that we are talking about, that will be directly proportional to the rate of change of momentum। rate of change मतलब dp by dt। समझ में आ रहा है बेटा? बोलो। यहाँ से मैं ऐसा कुछ कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि ये जो बेटा f आया, दैट विल बी इक्वल्स टू dp by dt। अरे क्लियर है? ओके, अभी देखो बेटा, यहाँ पे क्या होगा ना, f इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे d dt ऑफ p की जगह mv। क्लियर है? तो बेटा चेन रूल लगाता है, लेट अस अप्लाई चेन रूल, सॉरी चेन रूल नहीं, प्रोडक्ट रूल, वेरी सॉरी, प्रोडक्ट रूल, राइट? यू इनटू वी रूल। तो क्या करेंगे, पहले को एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन, क्लियर है, प्लस दूसरे को एज इट इज, एंड पहला का डिफरेंशिएशन। आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर। अरे क्लियर हुआ है ये वाला? ठीक है, तो फाइनली मेरे पास क्या आया बेटा, फाइनली मेरे पास आया कि f इज इक्वल टू m dv by dt, क्लियर है, प्लस v dm by dt। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। समझ में आ रहा है? तो ये बेटा असली का जो एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसा आता है, राइट? कि m dv by dt plus v dm by dt is equal to the net force applied on a body। क्लियर है बेटा? अभी देखो, नॉर्मल केसेस में हम लोग क्या करते हैं ना, दिस dm by dt, ये क्या शो कर रहा है, दिस dm by dt इज नथिंग बट कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम लोग जो चीजें 90% ऑफ द केसेस में हम लोग जो चीजें डील करते हैं, वहां पे मास का कोई चेंज नहीं होता, मास को कांस्टेंट मान के हम लोग चीजों को डील करते हैं। क्लियर है? तो इन दैट केस ये वाला क्वांटिटी जीरो होता है, राइट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और ये वाला क्वांटिटी dv by dt, ये तो एक्सेलरेशन है ना यार, इज द एक्सेलरेशन। अभी देखो बेटा, ये जो क्वांटिटी लिखा ना मैंने, v dm by dt, ये पूरा एज ए होल हम लोग इसको थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? थ्रस्ट फोर्स बोलता है। ये थ्रस्ट फोर्स तुमको कहाँ देखने को मिलता है पता है? जब रॉकेट का लॉन्च होता है, तुमने देखा होगा कि नीचे की ओर बहुत जोर से वो अपना मास को रिलीज करता है ताकि उससे उसको एक अपथ्रस्ट मिल जाए, है ना? समझ में आया? तो बेटा मेरा यहाँ पे मुद्दा का बात क्या है कि मेरा जो फोर्स का वैल्यू निकल के आ रहा है, दैट इज m इंटू डी वी बाई डी टी। क्लियर है? प्लस v इंटू डी एम बाई डी टी। ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं थोड़ा सा तुमको वेरिएबल मास सिस्टम के बारे में भी बताऊंगा, क्लियर है, लास्ट में एकदम, है ना? ठीक है, अगर टाइम बचता है तो।
तो बेटा 99% ऑफ द केसेस में तुम डील करोगे, वहां पे ये डीएम बाई dt वाला टर्म क्या हो जाएगा पता है, जीरो हो जाएगा। एम आई क्लियर? और बेटा तुम्हें एफ नेट का वैल्यू क्या मिलेगा, एफ नेट विल बी नथिंग बट एम इंटू डीवी बाई dt। क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो बेटा यही होता है हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए। क्लियर है? क्लियर है? अभी देखो बेटा, ये तो किताबी डेफिनेशन है, हम थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज को और एम्फेसिस करेंगे। द एम्फेसिस दैट वी विल पुट ऑन इज, हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, कि द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी विल बी नथिंग बट द मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सीलरेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी देखो बेटा, अभी अगर एक बॉडी है, अभी अगर एक बॉडी है मेरे पास, तुम बोलोगे सर देखिए एक्सीलरेशन, लेकिन किस पॉइंट का एक्सीलरेशन, समझ में आ रहा है? देयर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पॉइंट्स, राइट? तो किस पॉइंट का एक्सीलरेशन? तो अभी के लिए हम लोग का जो चर्चा करने वाला है, दैट आर फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स ओनली। हमारा जो चर्चा यहाँ पे होगा मैक्सिमम विल बी फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स ओनली। समझ में आ रहा है बेटा? बाद में जाके हम लोग जब रिजिड बॉडी डायनामिक्स पढ़ेंगे, यानी जब बॉडी के पास अपना डायमेंशन होगा, तब यही चीज कैसे चेंज हो जाएगा पता है? इन रिजिड बॉडी डायनामिक्स विल से दैट द नेट फोर्स ऑफ द सिस्टम विल बी मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? अभी इनको इस एज सच कुछ डरने का बात नहीं है, मैं बस ऐसे ही स्टाइल के लिए बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कब होगा बेटा, इन रिजिड बॉडी डायनामिक्स, इन रिजिड बॉडी डायनामिक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब हमारा बॉडी रिजिड होगा। और बेटा डायरेक्ट हम लोग कोई पॉइंट के बारे में हम लोग ऐसा चर्चा नहीं करने वाले। क्यों बेटा? क्योंकि हमारे लिए अभी जो भी ऑब्जेक्ट्स आएगा मोस्टली दैट विल बी पॉइंट ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर? तो हम अभी यह फॉर्मूला पे थोड़ा सा पीएचडी करने वाले कि इस फॉर्मूला को कैसे लगाया जाए। क्लियर है? क्लियर है? ओके, आई थिंक दिस थिंग्स आर वेरी क्लियर, है ना? समझ में? तो देखो यहाँ पे मैं एक दो चर्चा तुम्हारे सामने और रखने वाला हूँ, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना। आज का क्लास जैसे कि मैंने बोला कि आज मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टुडे आई विल सेट द प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ यू। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे ना हम लोग, मतलब तब हम लोग सवालों में घुस जाएंगे और दो तीन क्लास में इसको निपटा देंगे। क्लियर है? लेकिन पहले क्या होगा ना बेटा, तुम्हारा फाउंडेशन ब्लॉक बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है? समझ में आ रहा है? अभी देखो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें का जिक्र करने वाला हूँ। आई वांट टू पुट फॉरवर्ड समथिंग। ठीक है? लेट अस टेक द केस ऑफ इक्विलिब्रियम, लेट अस टेक द केस ऑफ इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है? इक्विलिब्रियम मतलब क्या बेटा? इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट। क्लियर है? इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट। समझ में आ रहा है? तो दिस थिंग इक्विलिब्रियम, इसका मतलब होता है रेस्ट। अभी मान लो मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, समझने का ट्राई करना है ना। मान लो मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? दिस इज एन ऑब्जेक्ट, और वो ऐसे रखा गया था कहीं। अभी मैं अगर बोलूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट पे है, मैं अभी यही फॉर्मूला पे आऊंगा थोड़ा देर में, पहले समझो कि अगर मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है अगर ये रेस्ट पे है, किस पे है बेटा? रेस्ट पे। तो तुम क्या बोलोगे कि इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है? ये बात गलत है। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, इसका मतलब है उस पर जो नेट फोर्स लग रहा है बेटा वह जीरो है। एम आई क्लियर? अगर एक बॉडी रेस्ट पे है इसका मतलब यह है कि वो बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है। समझ में आ रहा है? अच्छा सर, रेस्ट पे मतलब कैसे कैसे रेस्ट पे हो सकता है? मैं बोलूंगा बहुत ही सिंपल सा बात है। एक बॉडी है मेरे पास, ये समझ में आ रहा है? दिस इज माय बॉडी। क्लियर है? दिख रहा है? अगर ये रेस्ट पे है तो दिस कैन बी एट रेस्ट इन टू और थ्री डायरेक्शन। ये एक्स में भी रेस्ट पे है। इफ द बॉडी इज एन एब्सोल्यूट इक्विलिब्रियम देन इट इज एट रेस्ट इन द एक्स एक्सिस आल्सो, इट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस आल्सो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंड इट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस आल्सो। क्लियर है बेटा? मैंने एक्स इसको लिया है, वाई इसको लिया है, और जेड इसको लिया है। समझ में आ रहा है? तुम चाहो तो एक्स इधर, वाई इधर और जेड इधर समझ के भी कर सकते हो। क्लियर है? मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आए। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा एक बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, मतलब वो एक्स एक्सिस पे भी मूव नहीं कर रहा होगा, वाई एक्सिस पे भी मूव नहीं कर रहा होगा, और जेड एक्सिस पे भी मूव नहीं कर रहा होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? सेम गोज फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑल्सो, क्योंकि मैंने बोला है कि जब तक एक बॉडी के पास एक्सिलरेशन नहीं है तब तक उसके पास कोई फोर्स नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी के लिए ऐसे समझो। क्लियर है? यानी ये एफ नेट बराबर जीरो मतलब क्या है बेटा, कि मान लो मैंने इधर से एक फोर्स लगाया भाई, इधर से एक फोर्स लगाया ऐसा, ठीक है, तो मुझे सेम इधर डायरेक्शन में भी एक फोर्स ऐसा लगाना होगा, राइट, टू मेक इट एन इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है बेटा? अगर मैंने
इधर एक फोर्स लगाया ऐसा, बॉडी पे इधर से एक फोर्स लगाया ऐसा, तो ऑब्वियस बात है मुझे इधर से भी एक फोर्स लगाना पड़ेगा ऐसा, समझ में आ रहा है? तब जाके ये रेस्ट पे रहेगा। क्लियर है? यानी बेटा अगर मैं बोलूंगा कि ये F1 है और ये F2 है, ये F3 है और ये F4 है, एंड इफ माय बॉडी इज एट इक्विलिब्रियम, देन मैं क्या बोलूंगा बेटा? F1 विल बी इक्वल्स टू F2 एंड F3 विल बी इक्वल्स टू F4, है ना बेटा? यही होगा ना यार? F1 और F2 बराबर होगा, F3 और F4 बराबर होगा। क्लियर है? वेरी क्लियर। हाँ, ओके। यानी सर अगर मेरा बॉडी रेस्ट पे है तो मुझे क्या करना होगा? मैं बोलूंगा यार बहुत ही सिंपल है। दिस मीन्स that the summation of all the forces which are acting in x direction will also be zero. The summation of all the forces acting along y axis is zero, and the summation of all the forces along z axis will also be zero. क्लियर है बेटा? यानी एक्स एक्सिस पर भी जितना भी फोर्सेस लग रहा है उसका सबका समेशन जीरो होना चाहिए, वाई एक्सिस पे भी जितना लग रहा है वो भी जीरो होना चाहिए, और जेड एक्सिस पे भी जितना सारा फोर्सेस लग रहा है उनका सब वेक्टर सम जीरो होना चाहिए। समझ में आ रहा है? वेक्टर सम जीरो होना चाहिए। क्लियर है बेटा? ये तो हो गया इक्विलिब्रियम की बात है। हम लोग बाद में जाके फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह डिस्कस करेंगे, तब जाके ये और क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? पहले समझो कि ये इक्विलिब्रियम का बात हो गया। समझ में आ रहा है? अभी आता है हम लोग ये वाला फॉर्मूला पे, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, एफ नेट इज इक्वल टू एम। अभी फिर से वही एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मेरे पास क्या है ना, मेरे पास एक अ, ऐसा फ्लोर, मान लो ये फ्लोर है एंड दिस इज माय बॉडी। ठीक है, ये मेरा बॉडी है। क्लियर है? अभी मैंने बोला कि मेरे बॉडी के पास मेरे बॉडी के पास इधर में एक एक्सेलरेशन है ए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बेटा एक बार ऐसा समझो कि इधर की ओर एक एक्सेलरेशन है, और एक बार इसी चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ। आई विल कॉपी दिस होल थिंग। समझ में आया? और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट इरेजिंग दिस एक्सेलरेशन। मुझे ये एक्सेलरेशन नहीं दिखाना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस डायरेक्शन में फोर्स दिखा रहा हूँ। ठीक है, एफ। क्लियर है? इसका मास एम ले लो। गॉट इट? इसका मास एम ले लो। क्लियर है बेटा? तो दोनों तरफ से चीजों को समझो। मैं बोलूंगा जिधर में मेरा नेट एक्सिलरेशन है उसी डायरेक्शन में मेरा नेट फोर्स आएगा। क्लियर है बेटा? क्या बोला मैंने? जिधर मेरा नेट एक्सिलरेशन है एक बॉडी का, उधर मेरा नेट फोर्स आएगा। और दूसरा बात है, जिधर मेरा नेट फोर्स है उधर मेरा नेट एक्सिलरेशन आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर से रिपीट करो, जिधर मेरा नेट एक्सिलरेशन है उधर मेरा नेट फोर्स आएगा। दूसरा बात मैंने बोला, जिधर मेरा नेट फोर्स है उधर मेरा नेट एक्सेलरेशन आएगा। समझ में आ रहा है? जिधर एक्सेलरेशन उधर फोर्स, और जिधर फोर्स उधर एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है? दोनों हमेशा साथ साथ रहते हैं। क्लियर है बेटा? क्लियर है? यानी मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा समझना। इधर इसका नेट एक्सेलरेशन था ना बॉडी का, तो जिधर नेट एक्सेलरेशन होता है उसी डायरेक्शन में क्या होगा बेटा? मेरा नेट फोर्स होगा। क्लियर है बेटा? जिधर में मेरा नेट फोर्स है उधर में मेरा क्या होगा? नेट एक्सिलरेशन होगा। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी तुम सेकंड लॉ अप्लाई करो। नाउ अप्लाई द सेकंड लॉ। क्या बोलता है? F इज इक्वल टू एम ए। क्या बोलता है बेटा? F इज इक्वल टू एम ए। गॉट इट? यानी F नेट मुझे निकालना है, दैट विल बी नथिंग बट M इंटू ए मुझे गिवन था। बोलो बेटा समझ में आ रहा है? इधर मुझे ए नेट निकलना था, तो ए नेट विल बी नथिंग बट जो भी फोर्स मुझे दिख रहा था वो एफ नेट डिवाइडेड बाई एम। क्लियर है बेटा? तो कोई भी एक चीज मुझे गिवन हो सकता है, या तो मुझे एक्सेलरेशन गिवन हो सकता है या फिर मुझे फोर्स गिवन हो सकता है। मुझे बस इतना पता होना चाहिए कि जिधर नेट फोर्स आता है उधर ही नेट एक्सेलरेशन आएगा। या फिर अगर तुमको मानो कि नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन गिवन है, तो यू कैन से दैट मेरा जो नेट फोर्स का डायरेक्शन है वो एक्सेलरेशन के ही डायरेक्शन में रहेगा। ये बात पे कोई भी डाउट है तो बोलो। ये बात पे कोई भी डाउट है बेटा? नहीं ना? अभी देखो इसका हम लोग बहुत भयंकर यूज करने वाले हैं, राइट? ठीक है, बहुत भयंकर यूज। देखो समझो, मैं यहाँ पे तीन चार केसेस तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। एक, दो, तीन और चार। क्लियर है? ठीक है। अच्छा तुमको समझ में तो आ रहा है? क्या फील आ रहा है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का? ठीक है। ऐसा नहीं लग रहा ना कि बहुत बेसिक से करा रहे हो सर आप?
ऐसा लग रहा है क्या? ठीक है, अगर तुम बोलोगे तो मैं क्या करूंगा ना, मैं बेसिक्स को स्किप भी कर सकता हूँ, लेकिन ठीक है ना, एक क्लास में ऐसा कुछ जाएगा नहीं, बेसिक पढ़ लेते हैं, क्या बोलते हो? Okay. देखो, मान लो मेरा इस बॉडी पर एक फोर्स इधर की ओर लग रहा है F1, और एक फोर्स इधर की ओर लग रहा है F2। समझ में आ रहा है? सब में मैं सेम चीज कर रहा हूँ, इस पे और इस पे। पहले इन दोनों का चर्चा करते हैं, राइट? मैंने बोला इन दिस केस मेरा जो बॉडी है वो इधर एक्सेलरेट हुआ ए से, ठीक है, और इन दिस केस मेरा जो बॉडी है वो इधर एक्सेलरेट हुआ ए से। क्लियर है? ये F1 है और ये F2 है। सिमिलरली ये F1 है और ये F2 है। क्लियर है? मैं ये सब में बना लेता हूँ, F1 और F2 तो रहेगा ही यार, है ना, F1 और F2 तो रहेगा ही। अब मैं तुम्हारे सामने जो पिक्चराइज करने वाला हूँ चीजों को, पहले ये समझो, ठीक है? वे दैट आई एम पिक्चराइजिंग थिंग, ठीक है बेटा? ये भी F1 है, ये F2 है, ये F1 है और ये F2 है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला है कि इन दिस केस F1 इज ग्रेटर देन F2, एंड इन दिस केस F2 इज ग्रेटर देन F1। क्लियर है बेटा? समझते हैं ना, बहुत ध्यान से समझते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक नेट फोर्स का डायरेक्शन मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन गिवन है, राइट? समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला था कि जिधर नेट एक्सेलरेशन है उधर ही मेरा नेट फोर्स आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी ये तो चीख चीख के कह रहा होगा ना कि F1 ग्रेटर देन F2 होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर F1 ग्रेटर देन F2 नहीं होगा तो एक्सेलरेशन उधर आएगा ही नहीं। क्लियर है बेटा? तो मैं एक्सेलरेशन को यहाँ से क्या लिखूंगा, बोलो? नेट फोर्स, यानी इधर की ओर ही आएगा ना, इधर की ओर ही नेट फोर्स आएगा ना। और उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, बोलो? F1 माइनस F2। अरे यही तो होना चाहिए। तो नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। क्लियर है? अरे बोलो। अच्छा, इसमें लेफ्ट हैंड साइड की ओर दिख रहा है ना नेट एक्सेलरेशन, इसका बात तो गारंटी है कि F2 ग्रेटर देन F1 है। समझ में आ रहा है? तो मेरा जो नेट फोर्स होगा वो इधर की ओर ही आएगा, दैट विल बी F2 माइनस F1। क्लियर है? मैं क्या बोलूंगा, एक्सेलरेशन विल बी नथिंग बट F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाई m। समझ में आया? यहाँ पे हम लोग उल्टा, यहाँ पे हम लोग फोर्स के बारे में लिखना चाहते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि F1 इज ग्रेटर देन F2, तो मुझे F1 इज ग्रेटर देन F2 बोलते ही मुझे ये पता हो जाना चाहिए कि F1 का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा। क्लियर है? जो यहाँ पे बोले F2 इज ग्रेटर देन F2, मतलब ये गिवन होने से मुझे ये पता हो जाना चाहिए कि जिधर मेरा नेट फोर्स है उधर मेरा नेट एक्सेलरेशन होगा, यानी F2 का डायरेक्शन में होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैं एफ नेट को क्या लिखूंगा, F1 ज्यादा है ना F2 से, तो ऑब्वियस बात है इधर मेरा नेट फोर्स आएगा, और वो क्या होगा बेटा, F1 माइनस F2। क्लियर है? केस मेरा लेफ्ट हैंड डायरेक्शन की ओर मेरा नेट फोर्स आएगा, और दैट विल बी F2 माइनस F1। क्लियर है? तो यहाँ से मैं नेट फोर्स लिखना चाहता हूँ ना, तो नेट फोर्स यानी F1 माइनस F2 इन दिस केस विल बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे क्या होगा बेटा, F2 माइनस F1 विल बी इक्वल्स टू m इनटू a। क्लियर है बेटा? तो जैसे भी चीजें गिवन रहे तुमको ये चीज समझ में आ गया ना, कि जिधर मेरा नेट फोर्स होगा उधर मेरा नेट एक्सीलरेशन। समझ में आ रहा है? एक ही चीज है, मुझे पता है कि मैं एक ही चीज को बार बार तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, लेकिन यही चीज मैंने नीट बहुत बार क्वेश्चन किया, इसी साल देख लेना, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन किया है, फ्री बॉडी डायग्राम की ओर, है ना? समझ में आ रहा है? क्लियर? चलो, फाइनली हम लोग आज देखेंगे न्यूटन का तीसरा लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है? क्लियर है? देखो, पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट ऐसा कहता है कि every action has an equal and opposite reaction। समझ में आ रहा है? every action has an equal and opposite reaction। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है ना बेटा, कि जैसे कि हम लोग देखे हैं ना कि अगर मैं एक जोर से एक बॉल पे जोर से दीवार पे एक बॉल मारता हूँ तो उतना ही जोर से मेरे पास वो रिटर्न आता है। क्लियर है? यानी क्या होता है कि मान लो मेरे पास एक बॉल है ऐसा, मैं चेंज कर देता हूँ, दिस इज द बॉल। समझ में आ रहा है बेटा? और ये मेरा बॉल है, ठीक है? अभी क्या है ना, बॉल इधर जा रहा है। क्लियर है? बॉल इधर जा रहा है, ठीक है? अभी जितना जोर से मैं इस बॉल को फेंकूंगा इधर से, उतना ही जोर से ये वापस आएगा ना। अरे समझ में आ रहा है? यानी बेटा सीन कुछ ऐसा हो रहा होगा कि जब टक्कर हो रहा होगा, जब टक्कर हो रहा होगा,
टक्कर के टाइम बॉल ने दीवार पर एक फोर्स लगाएगा इधर, है ना, समझ में आ रहा है? अरे बोलो। तो इन रिटर्न जैसे ही उसने दीवार पे एक फोर्स लगाया इधर, तो दीवार ने एक ऐसे इधर फोर्स लगा देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो दीज टू फोर्स, अरे यही तो होगा ना, तब जाके वो बॉल वापस आएगा ना जोर से मेरे पास। अगर बॉल पर कोई फोर्स ही नहीं लगाता तो मेरे पास वापस थोड़ी आता। समझ में आ रहा है? अरे बोलो। अभी ये क्या है ना, ये दो फोर्सेस जो तुमको दिख रहा है, दीज आर नोन एज एक्शन रिएक्शन पेयर। समझ में आ रहा है? ठीक है। अभी इन एक्शन रिएक्शन पेयर का एक बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है जो कि तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना कि दिस एक्शन रिएक्शन पेयर्स आर ऑलवेज फाउंड इन डिफरेंट बॉडीज। समझ में आ रहा है? यानी बात समझो, बात समझो। मेरे पास एक वाल था ऐसा, क्लियर है? मेरे पास वाल था ऐसा, समझ में आ रहा है? और मेरे पास बॉल था ऐसा, ठीक है? तो जब इनका टक्कर हुआ होगा, ऐसे टक्कर जब हुआ होगा, तो ऑब्वियसली बॉल ने एक फोर्स लगाया होगा वाल पर, और वाल ने एक बॉल पर फोर्स लगाया होगा। समझ में आ रहा है? यानी मैं बोलूंगा कि अगर अगर मेरा बॉल ने वाल पर इधर की ओर फोर्स लगाया, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, एफ ऑन वाल ड्यू टू बॉल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऑब्वियस बात है कि ये वाल भी इस बॉल पर उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगा। दिस इज एफ ऑन बॉल ड्यू टू बॉल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वही मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या करे कि एक्शन रिएक्शन पेयर आर ऑलवेज फाउंड इन डिफरेंट बॉडी। अभी ये दोनों मिलके एक्शन रिएक्शन पेयर हुआ ना, तो ये हमेशा दो अलग अलग बॉडीज पे ही मिलेगा। यानी एक ही बॉडी पे तुम्हें कभी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरा पॉइंट क्या कहता है ये समझो। दूसरा पॉइंट यह कहता है कि दे आर दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? यानी ये क्या कह रहा है, एक तो ये दूसरे दो अलग अलग बॉडीज पे लगेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और दूसरा क्या कह रहा है कि दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। बहुत ही सिंपल सा बात है, राइट? बहुत ही सिंपल सा बात है। ये क्या कह रहा है कि इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, यानी ये वाला जो है और ये वाला जो है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। समझ में आया कि नहीं आया? यानी मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा बेटा कि मॉड ऑफ एफ बी डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ डब्ल्यू बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इनका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगा। अरे बोलो। और डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट। अरे वाल पे सामने लगा, बॉल पे पीछे। इतना सही बात क्लियर है बेटा? बाद में जब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम पे चर्चा करेंगे तो और आसानी से इन चीजों को हम लोग डील करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? सो दीज वर एवरीथिंग अबाउट द बेसिक्स। ठीक है, कि न्यूटन का थ्री लॉज क्या होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गॉट इट?